मेरा नाम विशाल है। मैं सऊदी अरब में एक टैक्सी ड्राइवर था। मेरी मालकिन हर रोज़ मुझसे गुलाब जल और फिटकरी मंगाती थी और साथ ही ये भी कहती थी कि इसके बारे में अपने मालिक को कभी मत बताना। मेरी मालकिन हमेशा गुलाब जल और फिटकरी का इस्तेमाल रात को ही करती थी। मालिक को बिना बताए यह राज जानकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं जब मैंने देखा कि एक दिन मेरी मालकिन। मेरा नाम विशाल है। मैं हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब थी। मैं हिंदुस्तान में रहकर इतना नहीं कमा पाता था कि मैं अपनी बहन की शादी कर सकूं और अपने छोटे भाई को पढ़ा सकूं और अपनी बीमार माँ का इलाज कर सकूं। मेरे पिताजी का देहांत मेरे बचपन में ही हो गया था। अब घर की सारी जिम्मेदारी मेरे सिर पर आ गई थी। मेरा एक दोस्त था जो कि सऊदी अरब में रहता था और वहाँ पर खूब अच्छे पैसे कमाता था। एक दिन मैंने अपने दोस्त से कहा कि अगर सऊदी अरब में मेरे लायक कोई नौकरी हो तो प्लीज़ मुझे बताना। मुझे ड्राइवरी अच्छे से आती है। यहाँ रहकर मैं जो भी कमाता हूँ उससे मेरे घर का खर्च नहीं चल पाता है, इसलिए विदेश में रहकर कमाना चाहता हूँ जिससे मेरे घर के हालात ठीक हो सके। मेरा दोस्त मेरे लिए नौकरी तलाश करना शुरू कर देता है और जल्दी ही उसे मेरे लायक नौकरी मिल भी जाती है। सऊदी अरब में एक औरत थी जिसे अपने लिए ड्राइवर की ज़रूरत थी। बस फिर क्या था, मेरे दोस्त ने मेरा वीज़ा और टिकट वगैरह का इंतज़ाम किया और मैं झटपट से अपना सामान पैक किया और मैं हिंदुस्तान से सऊदी अरब के लिए निकल गया। एक दिन तो मैं अपने दोस्त के साथ रुका। दूसरे दिन मेरे दोस्त ने मुझे उस औरत के पास ले गया जिसे ड्राइवर की ज़रूरत थी। वो औरत मुझे ऊपर से नीचे तक अजीब सी नज़रों से देखती है। मैं देखने में काफ़ी हैंडसम था और लंबा नौजवान था। मेरी उम्र 28 साल थी। उस औरत ने कुछ देर मुझे ऊपर से नीचे देखने के बाद मेरे दोस्त से कहा कि मुझे ये लड़का पसंद है, मैं इसे अपने यहाँ ड्राइवर की नौकरी पर रख सकती हूँ। और उसने मुझे बहुत अच्छी सैलरी दी। मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे हिंदुस्तान से आते ही इतनी अच्छी सैलरी पर नौकरी मिल गई थी। पहले तो मैंने सुना था कि सऊदी अरब जो लड़के जाते हैं उन्हें बहुत ही तकलीफ़ और बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई लड़कों को तो हिंदुस्तान से ले जाया गया था अच्छी नौकरी के लिए, लेकिन वहाँ पर जाकर उन्हें भेड़ बकरियाँ चराने के लिए खुले धूप भरे मैदान में छोड़ दिया जाता था। ये सब सुनकर कभी कभी तो मुझे बहुत डर लगता था। मैं नहीं चाहता था कि मैं जाऊं, लेकिन अपने घर के हालात देखते हुए और उन लोगों की बातें सुनते हुए जो कि सऊदी अरब में अच्छे खासे पैसे कमा रहे थे, तो मुझे भी एक बार मन में आया कि मुझे भी जाना चाहिए और एक बार अपनी किस्मत को आजमाना चाहिए। मेरी अच्छी किस्मत कह लो या मेरे दोस्त की मेहनत कह लो, जो मुझे हिंदुस्तान से सऊदी अरब आते ही इतनी अच्छी नौकरी मिल गई थी। उस औरत ने मुझे अपने घर के बगल में ही एक क्वार्टर रहने के लिए दे दिया था। उस औरत ने मुझे अच्छे से समझा दिया था कि काम के बारे में, कि जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी, मुझे कहीं जाना होगा या घर का कोई सामान लाना होगा तो मैं तुम्हें बता दूँगी, तब तुम मुझे साथ ले चलोगे और जब मुझे कोई काम नहीं होगा तब तुम अपने क्वार्टर में आराम से रहो। मैं अगले ही दिन से अपना काम शुरू कर चुका था। कुछ दिन बाद मुझे महसूस होने लगा कि मैं उस औरत की तरफ खींचता जा रहा हूँ। वो औरत मेरी ही हम उम्र की थी, लगभग 27 से 28 साल की होगी और बेहद ही खूबसूरत थी। जब भी मालकिन मेरे साथ पीछे गाड़ी में बैठती, मैं नज़र चुराकर उन्हें देखता रहता। वो थी ही इतनी खूबसूरत, मेरी तो नज़र ही नहीं हटती थी उनकी खूबसूरती से। वो एक सांचे में ढली हुई खूबसूरत सी मूरत की जैसी थी। अचानक मुझे झटका तब लगा जब एक दिन मालकिन ने मुझसे कहा कि विशाल, हमें एयरपोर्ट जाना है, मेरा पति मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। उस दिन मुझे बहुत ही बुरा लगा था। मैं मालकिन को लेकर एयरपोर्ट गया और दूसरा झटका मुझे एयरपोर्ट पर लगा जब मैं मालकिन के पति को देखा। वो कोई जवान नहीं बल्कि बूढ़ा आदमी, यही कोई 50-55 साल की उम्र का था। जितना कि मेरी मालकिन खूबसूरत थी उतना ही उसका पति उसके लायक नहीं था। वो अपने पति से आधी उम्र की भी नहीं थी और बेहद खूबसूरत थी। मेरी मालकिन के पति के सारे ही बाल सफ़ेद थे और चेहरे पर झुर्रियाँ भी थी, जिसे देखकर मैं ये समझ गया था कि मेरी मालकिन ने इस आदमी से शादी किसी न किसी मजबूरी के तहत की है, वरना खुशी से तो कोई ऐसे बूढ़े आदमी से खूबसूरत लड़की शादी कैसे कर सकती है। फिलहाल मैंने उन दोनों को गाड़ी में बिठाया और एयरपोर्ट से घर के लिए रवाना हो गया। तभी मैंने सामने वाले मिरर में देखा कि
कि पीछे मेरे मालकिन का पति मेरे मालकिन के गले में हाथ डालकर बाहों में बाहें डालकर बैठा हुआ उनसे कह रहा था कि डार्लिंग मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूं, मुझे बाहर रहना पड़ता है, मेरा मन नहीं होता तुम्हें छोड़कर जाने का, लेकिन मेरी भी मजबूरी है जो जाना पड़ता है। लेकिन अब जब तक मैं यहाँ पर रहूँगा कोई भी काम नहीं करूँगा, हर एक पल मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। उस आदमी का हाथ मालकिन के हाथों में देख कर मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था। मैं शीशे में उस आदमी की सारी हरकतें देख रहा था और मेरा पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो रहा था, क्योंकि मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो आदमी मेरी भी शर्म नहीं कर रहा था और मालकिन के शरीर पर इधर उधर हाथ फेर रहा था। फिलहाल जैसे तैसे मैंने उन्हें घर छोड़ दिया और फिर अपने क्वार्टर में आ गया। मैं खाना खाकर सोने के लिए लेट गया, लेकिन आज मेरी आंखों में नींद नहीं थी। जब भी मैं आंखें बंद करता तो मेरी मालकिन का चेहरा मेरे सामने आ जाता और साथ ही उसके पति का चेहरा भी मेरी आंखों के सामने आ जाता। मैं सारी रात यही सोचता रहा कि आखिर मालकिन की क्या मजबूरी रही होगी जो उन्होंने इस बूढ़े आदमी से शादी की। सारी रात मुझे यही सोचते हुए गुजर गई कि आखिर वो दोनों अभी इस वक्त एक साथ होंगे और क्या क्या कर रहे होंगे। ऐसे ही सोचते सोचते सुबह हो गई और मैं अपने मालकिन से पूछने के लिए गया कि कहीं उन्हें जाना तो नहीं है। और जैसे ही मैं घर में ही दाखिल हुआ तो मैंने लॉबी में ही देखा कि मालिक और उसका पति दोनों ही एक दूसरे की आगोश में बैठे हुए थे और एक दूसरे को देख रहे थे, एक दूसरे के बाहों में बाहें डालकर बैठे हुए थे। उन दोनों को ऐसी हालत में बैठे हुए देखकर मुझे बहुत शर्म आई, इसलिए मैं दूर से ही खांसते हुए अंदर दाखिल होने की कोशिश की। मेरी मालकिन मुझे देखकर कुछ शर्मा गई थी, लेकिन उस आदमी को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। वो ऐसे ही बाहों में बाहें डालकर बैठा रहा और मुझसे पूछने लगा कि क्या बात है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। मैंने कहा मैं मालकिन से पूछने आया हूँ कि मालकिन को आज कहीं जाना तो नहीं है। तो उस आदमी ने कहा नहीं, तुम्हारी मालकिन आज कहीं नहीं जाएगी, मैं बहुत दिनों बाद यहाँ पर आया हूँ और आज ये सारा टाइम मुझे ही देगी, मेरे ही साथ रहेगी। उस बूढ़े आदमी ने कहा कि आज तुम्हारी छुट्टी है, जाओ कहीं घूम आओ, या फिर नहीं जाना है तो अपने क्वार्टर में जाकर आराम करो, कोई काम होगा तो तुम्हें बता दिया जाएगा। मैं वहाँ से वापस अपने क्वार्टर में आ गया और मुझे रह रह कर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उस बूढ़े आदमी को ज़रा भी शर्म नाम की चीज़ नहीं है। कभी कभी तो मेरा जी में आता था कि मैं उस बूढ़े आदमी को मार डालूं, लेकिन मैंने उस देश की सज़ा के बारे में अच्छे से सुन रखा था कि जहाँ पर खून का बदला खून होता है, मौत के बदले मौत होती है। वहाँ के कानून बहुत सख्त हैं। फिलहाल जैसे तैसे मैं अपने गुस्से को ठंडा किया और मैं लेट गया, लेकिन लेटे हुए मुझे 1 ही घंटा गुजरा था कि मेरी मालकिन मेरे क्वार्टर में आ गई और मैं उठने की कोशिश करने लगा तो कहने लगी, नहीं नहीं विशाल, लेटे रहो, मुझे तुमसे बस एक काम है। मैंने तुरंत उठकर मालकिन से कहा, जी बताइए मालकिन, क्या काम है। तो मालकिन ने मुझे कुछ पैसे दिए और कहा कि तुम्हारे मालिक मुझे छोड़ते ही नहीं हैं, जब से आए हैं तब से वो मुझे छोड़ ही नहीं रहे हैं, तो मेरा बाहर जाना मुमकिन नहीं है। इसलिए तुम मार्केट जाओ और जिस स्टोर से मैं सामान लेती हूँ वहाँ पर जाकर मेरा नाम बताना और उनसे कह देना कि उन्होंने फिटकरी और गुलाब जल मंगाया है और वो तुम्हें दे देंगे। और हाँ, उससे यह बात कह देना कि मैडम के हस्बैंड आए हुए हैं तो गुलाब जल और फिटकरी की मात्रा दोगुनी कर दें। मैं ये बात सुनकर शॉक हो गया था कि आखिर मैडम को गुलाब जल और फिटकरी का क्या काम है और पति के आने के बाद फिटकरी और गुलाब जल की मात्रा दोगुनी करने का क्या मतलब है। फिलहाल मैं सर झटकते हुए वहाँ से चला गया और उस स्टोर पर गया जहाँ से मालकिन सामान लेती थी। मैंने उस आदमी से कहा कि मेरी मालकिन ने फिटकरी और गुलाब जल मंगाया है और हाँ, उनके पति आ गए हैं तो इसलिए मात्रा दोगुनी कर देना। वो आदमी मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते हुए उसने फिटकरी और गुलाब जल दिया। मैं वो सामान लेकर घर वापस आ गया और मालकिन के हाथ में वो सारा सामान पकड़ा दिया। मैडम ने मेरे हाथ से वह सामान लिया और मुस्कुराते हुए कमरे में चली गई, लेकिन दोबारा से वो कमरे से बाहर आई और मुझसे कहने लगी कि विशाल, कभी भी इस बारे में अपने मालिक को ना बताना है कि मैंने तुमसे फिटकरी और गुलाब जल मंगवाया है। यह बात सुनकर मेरा दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो गया। मैंने घर के नौकरों से ये जानने की कोशिश की कि आखिर फिटकरी और गुलाब जल का मालिक
मालकिन क्या करती है। नौकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि कैसी बात करते हो, यहाँ की औरतें फिटकरी और गुलाब जल की शौकीन होती हैं। यह बात सुनकर मेरा दिमाग एक बार फिर से ख़राब हो गया कि आखिर फिटकरी और गुलाब जल की शौकीन औरतें इसका करती क्या हैं, क्या इस्तेमाल है इसका। फ़िलहाल किसी ने मुझे सही जवाब नहीं दिया, तो मैं यही सोच लिया कि मैं उस दुकानदार से ही जाकर पूछता हूँ कि आखिर इस फिटकरी और गुलाब जल का राज क्या है। मैं जैसे ही उस स्टोर पर पहुँचा तो दूर से ही वो स्टोर वाला बैठा हुआ लड़का मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि क्या फिटकरी और गुलाब जल कम पड़ गया है जो तुम्हारी मालकिन ने तुम्हें दोबारा लेने के लिए भेज दिया है। मैंने उसे कहा नहीं नहीं, मैं बस यह जानना चाहता हूँ कि यह गुलाब जल और फिटकरी का क्या राज है, यहाँ की औरतें इसका क्या करती हैं। तो वो आदमी कहने लगा कि गुलाब जल और फिटकरी यहाँ की औरतें इन दोनों चीज़ों का बहुत ही शौकीन हैं। यहाँ पर इन चीज़ों की इतनी डिमांड है कि मैं डबल मुनाफे पर बेचता हूँ तब भी माल कम पड़ जाता है। यहाँ माल आया और उधर सारा ही माल ख़त्म हो जाता है। मैंने उससे कहा कि सारी बातें ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ कि इस फिटकरी और गुलाब जल का इस्तेमाल यहाँ की औरतें किस तरह से और क्यों करते हैं। तो वो आदमी बड़ी ज़ोर से हंसा और कहने लगा, तुम ये जानने की कोशिश मत करो, तुम परदेसी हो और ये जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है। मैं वहाँ से वापस आ गया और अपने क्वार्टर में आकर लेट गया और बस यही सोचता रहा कि आखिर क्या राज हो सकता है इस फिटकरी और गुलाब जल का। बार बार मुझे अपनी मालकिन का ख्याल आता और मैं यही सोचता कि यहाँ की हुकूमत बहुत ही सख्त है। अगर मेरी मालकिन को यह पता चल गया कि मैं उन पर नज़र रखता हूँ और उन पर आशिक हो गया हूँ तो मेरा क्या होगा। मेरा दिमाग बार बार मुझे कहता कि विशाल, इन सब चीज़ों से खुद को बाहर निकालो। तुम यहाँ पर कमाने के लिए आए हो, अपने घर के हालात सही करने के लिए आए हो, मालकिन के चक्कर में पड़ने के लिए नहीं आए हो। लेकिन मेरा दिल ये करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मुझे मेरी मालकिन से एक तरफा मोहब्बत हो गई थी। एक दिन मुझे बहुत खुशी हुई जब मेरी मालकिन ने मुझे बताया कि मेरा मालिक वापस जा रहा है अपने काम के सिलसिले में। मैं इतना ज़्यादा खुश हो गया था कि जैसे मेरी कोई लॉटरी लग गई है। मेरे मालिक के जाने के दूसरे दिन मेरी मालकिन मेरे पास आती है और कहती है कि विशाल, मुझे शॉपिंग करना है, मुझे मॉल लेकर चलो। मैं उन्हें मॉल लेकर चला गया, जहां मालकिन मुझे एक कैफ़े में ले गए और मुझसे पूछने लगी कि विशाल, तुम क्या खाओगे, कोल्ड ड्रिंक पियोगे या कॉफ़ी पियोगे। तो मैंने मालकिन से कहा, मालकिन जैसा आप सही समझें। हमने वहाँ पर खाने पीने के बाद में थोड़ी बहुत शॉपिंग की। फिर मालकिन ने मुझसे कहा कि विशाल, घर पर फिटकरी और गुलाब जल ख़त्म हो गया है, तो मुझे उस दुकान पर ले चलो जहाँ से मैं फिटकरी और गुलाब जल लेती हूँ। फिटकरी और गुलाब जल का नाम सुनकर मेरा दिमाग फिर से ख़राब हो गया और मेरे दिमाग में फिर से कई सारे सवाल चलने लग गए। लेकिन आज मैंने सोच लिया था कि आज मैं अपनी मालकिन से पूछकर ही रहूँगा कि आखिर वो फिटकरी और गुलाब जल का इतना ज़्यादा इस्तेमाल क्यों करते हैं, और अगर उन्हें इतनी ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो वो एक साथ लेकर क्यों नहीं रख लेती। फिलहाल मैं उन्हें लेकर उस दुकान पर गया। मालकिन को जो भी सामान लेना था उन्होंने वहाँ से वो सामान लिया और आकर के गाड़ी में बैठ गई। आज मालकिन गाड़ी के पिछली सीट पर नहीं बल्कि फ्रंट सीट पर मेरे बगल में आकर बैठ गई थी। मैंने मालकिन से पूछा कि मालकिन, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक सवाल कर सकता हूँ। मालकिन ने कहा, हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो। मैंने मालकिन से कहा कि मालकिन, आपका और मालिक का कोई जोड़ नहीं है, आपने मालिक से क्यों शादी की। आप तो बहुत खूबसूरत और जवान हो और मालिक बूढ़े से आदमी हैं, आपने ऐसा क्यों किया। होना हो किसी मजबूरी के तहत आपने मालिक से शादी की होगी। मालकिन ने मेरी इतनी बात सुनी ही थी कि वो गुस्से से लाल हो गई और मुझे घूरते हुए देखने लगी और कहने लगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की। नौकर हो, नौकर की तरह ही रहो, मालिक बनने की कोशिश मत करो और मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश मत करो कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं।
अपने काम से काम रखो। मैं मालकिन की बातें सुनकर बहुत ही चौंक गया था कि जिस औरत ने अभी मुझे मॉल में खिलाया पिलाया और अब वो मुझे इस तरह की बातें कर रही हैं, जिसने मुझे मेरी ही औकात याद दिला दी कि मैं नौकर हूँ, नौकर की तरह रहूँ। आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है जो मालकिन इतना गुस्से में आ गई। मेरी ऐसी बात सुनकर फिलहाल मैंने मालकिन को घर छोड़ा और अपने क्वार्टर में आकर लेट गया। मैं यही सब सोचते सोचते कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला और सुबह जब मेरी आँख खुली तो यह देखकर मैं हैरान था कि मालकिन मेरे दरवाजे पर खड़ी थी और मुझसे कह रही थी कि विशाल जल्दी उठो और मुझे शॉपिंग करा कर लेकर आओ। कब तक सोगे? मैं जल्दी से उठा और हाथ मुंह धोकर बिना नाश्ता किए मालकिन को लेकर मार्केट चला गया। मालकिन ने एक दुकान पर एक ड्रेस पसंद की और मुझे दिखाने लगे कि देखो विशाल, ये ड्रेस कैसी लग रही है। तो मैंने मालकिन से कहा कि मालकिन, मेरी क्या औकात है कि मैं आपको कोई राय दे सकूं? आपको यह बात तो मालिक से पूछनी चाहिए थी। मालकिन मेरी बात सुनकर समझ गई कि मैं उन्हें बातों ही बातों में ताने मार रहा हूँ। मालकिन ने गुस्से में वो ड्रेस उसी दुकान पर छोड़ दी और बिना कुछ खरीदारी करे गाड़ी में आकर बैठ गई और फिर मैं उन्हें लेकर घर के लिए रवाना हो गया। गाड़ी में बैठने के बाद कुछ दूर चलने के बाद मालकिन ने मुझसे कहा कि विशाल, तुम सही अंदाज़ा लगा रहे हो। मेरी शादी मेरी मर्ज़ी से नहीं बल्कि एक मजबूरी के तहत हुई है। मुझे तो मालूम भी नहीं मेरे माँ बाप कौन हैं। मैं जब पैदा हुई तो मेरे माँ बाप मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर जा चुके थे। मुझे एक औरत ने पाला था। उस औरत ने मेरा बहुत ख्याल रखा। उस औरत ने मुझे अच्छा खाना दिया, पहनने के लिए अच्छे कपड़े दिए, रहने के लिए जगह दी। मैं जैसे जैसे बढ़ती होती जा रही थी मुझे समझ में आ रहा था कि यह जगह मेरे लिए सही नहीं है और वो औरत कोई और नहीं बल्कि एक धंधे वाली औरत थी। वो मेरी जल्द से जल्द सौदा करना चाहती थी, इसलिए वो मुझे जल्द से जल्द बड़ा करना चाहती थी, इसलिए वो मुझे अच्छी खुराक खिलाते थे। जब मैं 14 साल की हुई तो उस औरत ने मेरी बोली लगाई। उस उम्र में मुझे यह तो मालूम हो गया था कि यह एक धंधे वाले की ज़िंदगी कैसी होती है। हर रोज़ कोई न कोई नया मर्द जाकर उसके शरीर के साथ खिलवाड़ करता है। जब मेरी बोली लगाई जा रही थी तब वहाँ पर तुम्हारे मालिक भी थे जिन्होंने एक रात के लिए मेरा सौदा कर लिया था, लेकिन मैंने उनसे हाथ जोड़कर कहा कि आप मुझे इस जहन्नुम भरी ज़िंदगी से निकाल लो प्लीज़। मैं आपकी ज़िंदगी भर गुलाम बनकर रहूँगी। मैंने सोचा कि हर रात किसी नए मर्द की दुल्हन बनने से अच्छा है कि मैं किसी एक आदमी की ज़िंदगी भर गुलाम बनकर रह जाऊँ। मैं उस आदमी से कहा कि आप प्लीज़ मुझे इस औरत से ख़रीद लो और मुझसे शादी कर लो, मुझे यहाँ से निकाल लो। मैं ज़िंदगी भर आपकी ग़ुलाम बनकर रहूँगी। आप जैसा कहोगे वैसा करूँगी, जैसे चाहोगे वैसे करूँगी, लेकिन प्लीज़ आप मुझे इस दलदल से निकाल लो। तुम्हारे मालिक ने मुझसे सवाल किया कि मैं कैसे मान लूँ कि तुम ज़िंदगी भर मेरी ग़ुलाम बनकर रहोगे, क्योंकि तुम तो मेरी आधी उम्र की भी नहीं हो। जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तब तुम अपनी पूरी जवानी पर होगी। मैं कैसे यकीन करूँ कि तुम मेरा साथ दोगी ज़िंदगी भर। मैंने उनसे बहुत मेहनतें की और उन्हें भरोसा दिलाया कि मैं ज़िंदगी भर उनकी ग़ुलाम बनकर रहूँगी। बस वो मुझे वहाँ से ख़रीद कर ले आए। तब उन्होंने इस औरत से मेरा सौदा किया और मुझे ख़रीद कर यहाँ ले आए। तब मैंने तुम्हारे मालिक से कहा कि अगर आप मुझे अपनाना ही चाहते हैं तो आप मुझसे निकाह कर लीजिए। उसके बाद मैं आपकी पत्नी बनकर रहूँगी, जिसके बाद हमारा रिश्ता कोई गलत रिश्ता नहीं रह जाएगा। तब उन्होंने मुझसे निकाह कर लिया और ये घर मुझे दे दिया रहने के लिए। तब से मैं यहाँ पर रहती हूँ और जब तुम्हारे मालिक को अपना जी बहलाना होता है तब वो यहाँ पर आ जाते हैं। मैं तुम्हारे मालिक के साथ खुश नहीं हूँ और अपनी खुशी से उनके साथ रात नहीं गुजारती हूँ। मेरी मजबूरी है, मैं उनके साथ दगाबाजी नहीं कर सकती, मैं उनके साथ धोखेबाजी नहीं कर सकती। और विशाल, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे लिए क्या फ़ील करते हो। तुम दिल ही दिल में मुझे चाहने लगे हो। मैं तुम्हारी नज़रों से यह बात जान चुकी हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, लेकिन मैं अपने पति के साथ बेवफाई नहीं कर सकती। यह बात तुम अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो, क्योंकि मैंने उस दलदल से निकलने के लिए अपना सौदा अपने पति से पहले ही कर लिया था और अब मैं उसे धोखा नहीं देना चाहती और ना ही दे सकती हूँ। मैं चाहे खुश हूँ या नहीं यह मैटर नहीं करता, बस मैं अपने पति को खुश रखना चाहती हूँ, क्योंकि उसने मुझे उस दलदल से निकाल लिया। इसलिए जब भी वो
1 हफ्ते के लिए यहाँ पर आता है, तब मैं उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करती हूँ और उसकी पसंद के कपड़े पहनती हूँ, उसकी पसंद का खाना बनाती हूँ। इसलिए जो उसे पसंद होता है मैं वो सब कुछ करती हूँ विशाल। इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम्हारे दिल में या दिमाग में जो भी मेरे लिए चल रहा है वो सब तुम निकाल दो और भूल जाओ। मैं जब अपनी मालकिन के मुँह से यह बात सुनी तो मेरे दिल में अपनी मालकिन के लिए जो मोहब्बत थी उसकी जगह अब इज़्ज़त बढ़ गई थी। यह भी एक औरत है जो अपने वादे को निभाने के लिए, अपनी ईमानदारी बरकरार रखने के लिए इतने बड़े बड़े समझौते कर बैठी है। अपनी ज़िंदगी का हर वो सुख त्याग कर चुकी है सिर्फ उस आदमी के लिए वफादार रहने के लिए जिसने उसे उस दलदल से निकाला। आज से मेरी मालकिन के लिए मेरे दिल में दिमाग में जो भी वासना मोहब्बत थी वो इज़्ज़त में बदल गई। मैंने अपनी मालकिन से कहा, मालकिन आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, आज से आपकी इज़्ज़त मेरी नज़रों में और बढ़ गई है। आज से मैं आपको सिर्फ अपनी मालकिन की नज़र से ही देखूंगा और मेरे दिल दिमाग में जो भी ख्याल आते हैं मैं उन्हें भी निकाल दूंगा। लेकिन बस आप मेरी एक और बात का जवाब दीजिए, आप ये फिटकरी और गुलाब जल का क्या करती हैं? इस राज को मेरे सामने आप खोल दीजिए। मेरी बात सुनकर मालकिन थोड़ा सा मुस्कुराई और बोली, विशाल तुमने देखा होगा सऊदी अरब की औरतें ज़्यादातर तो अपना चेहरा किसी के आगे नहीं खोलती, और जब अगर तुमने कभी किसी सऊदी अरब की औरत का चेहरा देखा होगा तो वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगी होगी। उनके चेहरे पर गुलाबियत होती है और उनके चेहरे पर कोई भी दाग धब्बा नहीं होता। हम सऊदी अरब की औरतें फिटकरी और गुलाब जल को मिक्स करके रोज़ सोने से पहले और सुबह अपने चेहरे पर लगाते हैं, जिसकी वजह से तुमने देखा होगा सऊदी अरब की किसी भी औरत के चेहरे पर तुमने कोई भी दाग धब्बा नहीं देखा होगा और हमेशा उनका चेहरा ग्लो करता रहता है। फिर मैंने अपनी मालकिन से पूछा कि मालकिन अगर आप इसे चेहरे पर ही लगाते थे तो मुझसे छुपाने वाली क्या बात थी? मालकिन ने मुझसे कहा कि हम औरतें अपनी खूबसूरती के राज किसी के आगे नहीं शेयर करते, हम अपनी खूबसूरती के राज किसी को नहीं बताते, इसलिए मैं भी ये राज छुपा कर रखती थी। सऊदी अरब की औरतों की आदत होती है कि वो अपनी खूबसूरती के राज किसी को नहीं बताती। मैंने अपनी मालकिन से कहा कि अगर आप यह चेहरे पर ही लगाते थे तो मुझे पहले ही बता देती। मैं न जाने क्या क्या गलत गलत बातें सोच रहा था कि आप इसका इस्तेमाल किस लिए किस वजह से करती हो। मेरी मालकिन हंसने लगी और कहने लगी, चलो कोई बात नहीं, आप मुझे मार्केट लेकर चलो। उस दिन के बाद से जब भी मेरी मालकिन को कहीं भी जाना होता मैं उन्हें लेकर जाता और बहुत ही इज्जत की नज़र से देखता। अब मेरी मालकिन ने मेरी सैलरी भी बढ़ा दी थी और मेरी बहन की शादी के लिए भी उन्होंने काफ़ी मदद की। मेरी बहन की शादी एक अच्छी फैमिली में हो गई और मेरे भाई की पढ़ाई भी शुरू हो गई। मेरी माँ का इलाज भी धीरे धीरे मैं कर रहा हूँ। अब मेरी मालकिन कह रही है कि अपने लिए भी कोई लड़की देखकर तुम भी शादी कर लो और यहीं पर सेटल हो जाओ। मैंने यह जिम्मेदारी अपनी मालकिन को ही दे रखी है। मालकिन ने मेरे साथ साथ मेरे घर की परेशानियों का भी ख्याल रखा और अब मुझे यहाँ काम करते हुए 2 साल गुजर चुके हैं। मेरे घर के हालात बहुत सुधर चुके हैं। मैं भी कोई अच्छी लड़की देख कर अपना घर जल्द से जल्द बसा लूँगा। दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। हम आपको मिलेंगे एक और ऐसी ही बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।